गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों नई क्लास। और कल हम लोग ड्रोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। ड्रोन्स के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे, ड्रोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने दो तरीके के ड्रोन्स को देखा था। एक देखा था VTOL और दूसरा देखा था फिक्स विंग UAVs के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो उड़ान के आधार पर अगर हम लोगों ने देखा था तो दो तरीके के ड्रोन्स हमें दिखाई पड़ रहे थे। पहला था VTOL यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लॉन्चिंग ड्रोन, और दूसरा था फिक्स विंग ड्रोन्स। एक ऐसे ड्रोन्स होते हैं जो ऐसे सीधे उड़ जाते हैं अपने क्वाड कॉप्टर की तरह से, हेलीकॉप्टर की तरह से, और ऐसे ही उतर जाते हैं। और दूसरे ड्रोन होते हैं जो रनवे पर दौड़ते हैं, यानी कि जो है वो उनके उनको करने के लिए, मतलब उड़ान भरने के लिए रनवे की ज़रूरत होती है। कल रनवे पे काफ़ी बड़ा डिस्कशन हो गया था। होप कि जिन लोगों को रनवे नहीं पता होगा उन्होंने रनवे अभी तक देख लिया होगा। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि ड्रोन्स किन से पावर्ड होते हैं। पावर्ड का मतलब कैसे उनको एनर्जी मिलती है, मतलब किस तरीके से वो चलते हैं। तो बहुत सारे ड्रोन्स होते हैं बच्चों जो कि बैटरी पावर्ड होते हैं। बैटरी पावर्ड मतलब लिथियम जो है वो पोलोनियम बैटरी होती है। ठीक है, लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है। जैसा कि आपके फोन्स में लगता है, फोन में लगती है जो बैटरियां, उस बैटरी से भी चलते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन यही ड्रोन्स पाए जाते हैं जो लिथियम पॉलीमर या लिथियम आयन बैटरी से उड़ान भरते हैं। जैसे सर्विलांस ड्रोन होते हैं, शादी ब्याह में जो ड्रोन्स यूज किए जाते हैं उनके अंदर बैटरी लगी होती है, उनको चार्ज किया जाता है और वो चार्ज करने के बाद उड़ान भरते हैं। कुछ ड्रोन्स होते हैं जो पेट्रोल और डीजल या गैस से चलते हैं। पेट्रोल, डीजल या गैस से चलते हैं। तो ऐसी लॉन्ग रेंज यानी कि लंबी दूरी के जो ड्रोन्स होते हैं, जो जिनको लंबी दूरी पर जाना होता है, तो उनके लिए ये पेट्रोल डीजल का उपयोग किया जाता है। जो हैवी ड्रोन्स होते हैं, भारी ड्रोन होते हैं, उनमें जो है हम लोग पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं। जैसे भारत का रुस्तम 2 है, ये जो है पेट्रोल डीजल से चलने वाला ड्रोन है। हैवी ड्रोन होते हैं, लंबी दूरी पर जाने वाले जो ड्रोन्स होते हैं उनमें जो है हम बैटरी का प्रयोग नहीं करते हैं, पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करते हैं। कुछ ड्रोन्स होते हैं बच्चों जो बैटरी का भी प्रयोग करते हैं और फ्यूल का भी प्रयोग करते हैं। पहले वो फ्यूल का यूज करते हैं यानी कि पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, और जब पेट्रोल डीजल कभी खत्म हो गया तो उनकी बैटरी चार्ज हो रही होती है, उस बैटरी का प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसे जो ड्रोन्स होते हैं उन्हें हाइब्रिड ड्रोन कहते हैं। ठीक है। तो आपकी जैसे ड्यूरेबिलिटी है, मतलब कि जो
इंड्योरेंस है, यानी कि लंबी दूरी के लिए इनका भी प्रयोग किया जाता है। और इनमें जो है फ्यूल का भी यूज होता है और बैटरी का भी यूज होता है। कुछ ड्रोन्स होते हैं सोलर पावर होते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा से चलते हैं। किस ऊर्जा से चलते हैं बच्चों? सौर ऊर्जा से। इनमें सोलर पैनल्स लगे होते हैं और ये सूरज की रोशनी को अवशोषित करके उसको विद्युत ऊर्जा में बदलकर और उससे बैटरी चार्ज करते हैं, उससे चलते हैं। तो लंबी ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड पर, ठीक है, अधिक ऊंची उड़ान करने के लिए, अधिक ऊंचाई पर जो ड्रोन उड़ते हैं उनको जो है वो सोलर पावर्ड किया जाता है, यानी कि सोलर से एनर्जी लेते हैं और लंबी दूरी पर जाना होता है। तो लंबी दूरी पर जाना हो और अधिक ऊंचाई पर जाना हो तो उन कंडीशन में सोलर पावर ड्रोन्स का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल जेफायर, ठीक है। इसी तरह से आजकल हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है, एज अ ईंधन यूज किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने वाले भी ड्रोन्स हैं, जो कि अभी नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लंबी फ्लाइट के लिए, ठीक है। कम आवाज करते हैं ऐसे ड्रोन्स, ठीक है। तो कम आवाज होती है ऐसे ड्रोन्स के अंदर। अब ये नई टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो कम आवाज करने वाले और लंबी फ्लाइट टाइम के लिए, लंबे समय के लिए उड़ान भरने के लिए समय के लिए हम लोग जो है वो आजकल हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। तो ड्रोन्स को पावर किया जाता है, ड्रोन्स को जो ऊर्जा दी जाती है वो विभिन्न माध्यमों से दी जाती है। तो ये सारे के सारे अलग अलग माध्यम हैं जिनकी मदद से हम अपने ड्रोन्स को ऊर्जा देते हैं। इन्हें नोट कर लीजिए इसे। थैंक यू शगुन त्रिपाठी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे अलग अलग तरीके से बैटरी, अलग अलग तरीके से फ्यूल को यूज करते हैं। नोट कर लीजिए इसे बच्चों। हो गया? हाँ, नोट कर लीजिए इसे। हो गया बच्चों? नोट कर लिया इसे?
ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये सारे ड्रोन्स होते हैं। अब बच्चों कुछ ड्रोन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ ड्रोन्स ऐसे होते हैं, इतने जबरदस्त और इतना खतरनाक ड्रोन्स होते हैं, जिनको जो क्या करते हैं कि उड़ान भरते रहते हैं और अपने अंदर हथियार रखे होते, मतलब अपने अंदर गोला बारूद को कैरी करते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई गाड़ी, दुश्मन की गाड़ी जा रही है, ठीक है, तो दुश्मन की गाड़ी जा रही है तो उस दुश्मन की गाड़ी पर के ऊपर उड़ते हैं, ठीक है, और गोला बारूद से भी हमला करते हैं, ठीक है, उन पर, और उसको उड़ा देते हैं। या कोई भी मान लीजिए कि दुश्मन का बंकर हो गया, तो उन बंकर पर के ऊपर उड़ान भरते हैं और उनको उड़ा देते हैं, ठीक है, उड़ा देते हैं। कहीं पर कोई एयरपोर्ट हुआ तो उस एयरपोर्ट पर खड़े जहाजों पर उड़ान भरते हैं, वहां पर उनको अपने अपने अंदर रखे हुए बारूद से उड़ाते हैं। और अगर जरूरत पड़ती है लास्ट में, तो खुद जो है सुसाइड कर लेते हैं, यानी कि उस पर अटैक करके उससे लड़कर और अपने अंदर रोक रखा हुआ गोला बारूद डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसको, कार को या बंकर को या किसी भी चीज को उड़ाकर खत्म कर देते हैं, ठीक है, जहाजों को उड़ाकर खत्म कर देते हैं। मतलब आत्मघाती ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, इन्हें कामिकाजी ड्रोन्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है बच्चों? कामिकाजी ड्रोन्स के नाम से जाना जाता है। तो कामाकाजी ड्रोन जो होते हैं, वो कामिकाजी ड्रोन जो होते हैं, वो सुसाइडल ड्रोन्स होते हैं, आत्मघाती ड्रोन्स होते हैं। पहले तो वो आपके ऊपर वो मतलब बम से हमला करेंगे, गोला बारूद से हमला करेंगे, और उसके बाद जरूरत पड़ने पर खुद आपको अपने आप से लड़ाकर जो है वो खत्म कर देंगे। तो ये बहुत खतरनाक ड्रोन्स होते हैं, कामिकाजी ड्रोन्स। रशिया यूक्रेन वॉर में आपने बहुत बार देखा होगा, कामिकाजी ड्रोन जो है अपना काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये डेंजरस होते हैं, बहुत खतरनाक ड्रोन्स होते हैं। तो भारत भी ऐसे कामिकाजी ड्रोन्स को या लॉइटरिंग ड्रोन्स को खरीद रहा है, और कई पर बात चल रही है, कुछ भारत के पास है। तो ये आत्मघाती ड्रोन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? आत्मघाती ड्रोन इन्हें कहा जाता है, जो अपने आप को खुद लड़कर समाप्त करके और जो है दुश्मन दुश्मन को मारकर खत्म कर देते हैं। तो ऐसे ड्रोन्स की लिस्ट अगर मैं देखूं, तो भारत के पास स्काई स्ट्राइकर नाम का ड्रोन है। ये भी कामिकाजी ड्रोन है। इसको इजराइल की इल्बिट कंपनी से हम खरीद रहे हैं, ठीक है। और अडानी और एल्बिट जो कंपनी है मिलकर इस पर जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कोलेबोरेशन कर रही है, बातचीत चल रही है। तो बहुत जल्दी स्काई स्ट्राइकर ड्रोन भारत के पास मौजूद होगा। ALS-50 है, ठीक है, ये भी एक कामिकाजी ड्रोन है। टाटा कंपनी, इंडिया की टाटा कंपनी इसको बना रही है, ठीक है, और अभी आर्मी इसको ट्रायल कर रही है, ठीक है। इसके अलावा नागास्त्रा वन है, नागास्त्रा वन है, ये भी कामिकाजी ड्रोन है। इंडिया की सोलर इंडस्ट्रीज इसको बना रही है, भारत की ही कंपनी बना रही है इसको, और इसको बहुत जल्दी जो है वो भारत में की सेना में शामिल कर लिया जाएगा। वर्माटे है बच्चों, वर्माटे है, ये पोलैंड की कंपनी है, उससे हम खरीद रहे हैं, ठीक है। और इसको अंडर कंसिडरेशन अभी थोड़ा सा, मतलब इस पर जांच की जा रही है, सेना इसके बारे में विचार कर रही है कि हम इसको खरीदें या ना खरीदें, ठीक है। तो ये ड्रोन्स जो हैं वो कामिकाजी ड्रोन्स होते हैं। नागास्त्रा की जैसे अभी बात की जाए, तो नागास्त्रा की मैं आपको दिखाता हूं नागास्त्रा कैसे दिखता है। तो ये ड्रोन जो है नागास्त्रा है, ये बहुत ही खतरनाक ड्रोन है, कामिकाजी ड्रोन है। ये भारतीय सेना के लिए विकसित पहला स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है। यह 2 मीटर तक की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेद रहा सकता है, और कामाकाजी है, सुसाइडल अटैक करता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब अपने डिसीजन खुद ले सकता है, ठीक है, कहां पर इसको अटैक करना है, किस तरह से अटैक करना है, तो उस तरीके से डिसीजन लेकर यह अटैक कर सकता है। चलते हुए सैन्य वाहनों पर, बंकरों पर, दुश्मन के प्रतिष्ठानों को नष्ट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अगर मान लीजिए आपने इसको डायरेक्शन दे दी कि भैया रहने दो, दुश्मन ने माफी मांग ली है, ठीक है, पाकिस्तान ने, चाइना ने कहा कि भैया रहने दो, हम पर अटैक ना करो, तो हम इसमें रिजेक्ट और रिकॉल का भी टारगेट है। मतलब कि गया है हमला करने, लेकिन हमने इसको इंडिकेशन दे दिया भैया हमला नहीं करना, उन लोगों ने माफी मांग ली, तो ये वापस भी चला आएगा। तो ये सब फीचर के साथ ये भारत का पहला जो है आत्मघाती ड्रोन जो है वो बना लिया गया है। तो ये आत्मघाती ड्रोन है बच्चों, मुख्यतः ये 4 हैं, ठीक है, स्काई स्ट्राइकर, ALS-50, नागास्त्रा वन, वर्माटे। बस आप नाम लिख लीजिएगा, आत्मघाती ड्रोन है, कौन सी कंपनी बना रही है, बस, ठीक है, बस इसके अलावा ये डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है।
दिव्या प्रतिहार पूछ रही है कि रशिया का खाबरोवोस्क ड्रोन क्या है। खाबरोवोस्क ड्रोन नहीं है, वो एक तरीके से पानी के अंदर रहने वाली एक टाइप की सबमरीन है जो एग्जैक्टली ड्रोन्स को जो है वो इजेक्ट करेगी, ड्रोन्स को, अंडर वाटर ड्रोन्स को जो है वो रिलीज करेगी, रिलीज करेगी। इनको सबको कुछ पर बात चल रही है, कुछ को खरीद लिया है। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिया। ये नागास्त्रा, नागास्त्रा के बारे में भी नोट कर लीजिए। नागास्त्रा क्योंकि स्पेशली है, ये बनाया गया है स्पेशली इसको, तो इसके बारे में नोट कर लीजिए। ये कामिकाजी ड्रोन है जो भारत में पहला ड्रोन होगा जो भारत में बनाकर और भारत में शामिल किया जा रहा है। दो मीटर की सटीकता का मतलब ये होता है कि मान लो यहाँ पे टारगेट है तो इसके 2 मीटर के अराउंड में कहीं पर भी अटैक कर सकता है। शिवानी दिनकर अपना जो है पिक्सल्स बढ़ा लो, साफ दिखने लगेगी।
हो गया बच्चों? उसको भी नुकसान नहीं हो सकता, वो नुकसान करने के लिए ही गया है। आत्मघाती का मतलब समझते हो विशाल भाई? आत्मघाती का मतलब ये होता है कि हम नुकसान करने गए हैं, हम मार कर मरेंगे। ठीक है, हम भी मरेंगे लेकिन तुझको मार कर मरेंगे। ठीक है, हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। तो ये इस कॉन्सेप्ट के साथ जो हमलावर होते हैं, जो भी हमलावर होते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं। तो उन्हें बोला जाता है सुसाइडल ड्रोन्स या सुसाइडल अटैक कहा जाता है। और मेरी बात, तो विशाल भाई उनको उसको तो मरना ही है, दूसरे को भी मारकर मरेगा। चलिए अब कुछ ड्रोन्स के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं जो इस वक्त बहुत चर्चा में है। जैसे हमारे ड्रोन्स, एक ड्रोन है जो अमेरिका से अभी हम लोग ले रहे हैं, ये नाम है MQ-9B ड्रोन, जिसे प्रेडेटर ड्रोन्स कहा जाता है। ये जो स्क्रीन पर, प्रवेश शुक्ला, ये बताओ, अभी कह दूंगा तो अभी छनछना जाओगे, छनछना के चारों तरफ नाचते हुए मिलोगे। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो क्या, अब वही है, कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन गुस्सा तुम लोग इतना ज्यादा दिलाते हो कि कभी कभी मन करता है सामने अगर कभी ऑफलाइन क्लास में होते तो तुम्हें बताता। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो तुम क्या कर रहे होते हो? रिजेक्ट और रिकॉल का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट और रिकॉल का मतलब अभी मैंने समझाया था। तो ये MQ-9B ड्रोन्स के बारे में समझिए। ये MQ-9B ड्रोन्स जो होते हैं, इसे प्रेडेटर ड्रोन्स के नाम से जाना जाता है। कि प्रेडेटर ड्रोन्स के नाम से जाना जाता है। ये प्रेडेटर ड्रोन्स दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन्स होते हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन्स होते हैं। और ये ड्रोन्स जो हैं काफी बड़े होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो बहुत लंबी दूरी पर जाते हैं, बहुत लंबे समय के लिए जाते हैं। और अफगानिस्तान, ये अमेरिका के ड्रोन्स हैं, भारत के ड्रोन्स नहीं हैं, ये अमेरिका के ड्रोन्स हैं। और अमेरिका ने जो है वो अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में जो है वो तबाही मचाने के लिए इसी ड्रोन का उपयोग किया था। तो अमेरिका में जो तबाही, मतलब अफगानिस्तान में जो अटैक करता था अमेरिका, अफगानिस्तान पर जब वो अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ था, मतलब वहां के आतंकवादियों के खिलाफ और वहां की जो उसके खिलाफ जब अटैक कर रहा था, तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो यूज किया था इसी आत्मघात, इसी, सॉरी, ये आत्मघाती ड्रोन नहीं है, ये कामाकाजी ड्रोन नहीं है, ये बम्बर ड्रोन है। मतलब ये जाता था और उसके बाद वहां पर जो है बम वर्षा करके चला आता था। तो अफगानिस्तान में तबाही मचाने का जिम्मेदार ये जो आप स्क्रीन पर ड्रोन देख रहे हैं, यही ड्रोन है। खूब सारे बम्स को लेकर जाता था। ठीक है, कई कई किलो के, कई कई टन के जो है वो उसके बम को लेकर जाता था और पूरा का पूरा सिस्टम तबाह कर देता था। तो ये ड्रोन दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन है, लंबे समय तक उड़ान भर सकता है, लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। और साथ ही साथ जो है ये बम वर्षक ड्रोन है, टोही भी है। टोही का मतलब ये है कि ये जाकर जो है जासूसी भी कर सकेगा।
ठीक है, इसके अलावा बम वर्षा भी कर सकेगा। दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन है, MQ-9B के नाम से जाना जाता है। वैसे इसे प्रेडेटर ड्रोन कहते हैं। तो भारत ने अभी अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन MQ-9B ड्रोन खरीदे हैं। तो ये बहुत बड़ी डील हुई है भारत की और अमेरिका के बीच में। ठीक है, तो ये ड्रोन जो है 31 ड्रोन खरीदे हैं, जिनमें से 15 ड्रोन मिलेंगे भारतीय नौसेना को। इन 31 ड्रोनों में से 15 ड्रोन किसको मिलेंगे? 15 मिलेंगे मिलेंगे जो है नौसेना को, और वायुसेना और जो हमारी थल सेना है उसको 8-8 ड्रोन मिलेंगे। ठीक है, और ये एक मानव रहित हवाई वाहन है जिसे लंबी अवधि तक उड़ान भरने और उच्च ऊर्जा क्षमता के साथ कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। सुरक्षा गश्त मतलब यह है कि जासूसी करने के लिए, पता करने के लिए दुश्मन हम पर अटैक तो नहीं कर रहा है। टोही, ठीक है, वही बात होती है। ठीक है, तो सुरक्षा का दुश्मन की एक्टिविटी का पता करने के लिए, दुश्मन का की जासूसी करने के लिए, निगरानी करने के लिए, और साथ ही साथ बम बरसाने के लिए यानी लक्ष्य भेदन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ये समुद्र और हवा में 40 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। अगर मान लीजिए ये जो है वो अगर थल सेना यूज करेगी और थल सेना और वायु सेना यूज करेगी तो इसे स्काई गार्डियन कहा जाता है, और अगर इसे नौसेना यूज करेगी तो इसे सी गार्डियन कहा जाता है। तो दोनों एक ही हैं, लेकिन नौसेना यूज करती है तो सी गार्डियन, और अगर थल सेना यूज करती है या वायु सेना यूज करती है तो स्काई गार्डियन के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत की बहुत बड़ी डील हुई है। $3 अरब से अधिक पैसा जो है भारत ने इसको दिया है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, ये भारत का MQ-9B ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा है। इसे नोट करिए जल्दी से। ये सारे ड्रोन्स की मिलाकर जो है वो 3 अरब की डील हुई है सोनू कुमार। थैंक यू विशाल भाई। हाँ, ये जो आपका MQ-9B ड्रोन है समीक्षा संचेना, ये जो है वो फिक्स विंग ड्रोन है। थैंक यू दिव्या पांडे। सारे ड्रोन से आपको लैस कर दे रहा हूं, इस बार भी यूपीएससी के ने क्वेश्चन पूछा था ड्रोन्स पर। ठीक है,
सारे ड्रोन्स पर, सारी चीजों पर आपको डिटेल में बातें बताई जा रही हैं। नोट कर लिया बच्चों? हो गया बच्चों? चलिए, थैंक यू। इधर देखो। तो अभी एक ड्रोन और है, काफी चर्चा में रहा है। ये है FWD-200B। ये भारत का पहला स्वदेशी स्टेल्थ बम वर्षक ड्रोन है। स्टेल्थ का मतलब तो आप समझते ही होंगे। स्टेल्थ का मतलब ये है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। मतलब इसको कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता है, कहीं पर भी जाएगा बम वर्षा करके चलाएगा। ठीक है, तो ये भारत का पहला स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का ड्रोन है। ये पूरी तरह से ऑटोनोमस है, यानी कि अपने आप उड़ान भरता है। ठीक है, सेल्फ जो है वो गवर्न होता है। खुद जाकर जो है वो टारगेट डिसाइड कर कर उस पर अटैक करके वापस आ सकता है। ठीक है, और हथियार ले जाने में स्टेल्थ तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे रडार से बचने में सक्षम है। तो ये भारत का ये ड्रोन है, इसको डेवलप किया जा रहा है। नाम है FWD-200B ड्रोन। ठीक है, इसके बारे में भी नोट कर लीजिएगा, ये भी काफी चर्चा में रहा है। इसे भी नोट कर लीजिए बच्चों, ये भी जो है काफी चर्चा में रहा है।
हो गया बच्चों? रूस ने बहुत कुछ लॉन्च किया है, रूस उसके चक्कर में मत पड़ो, इंडिया के चक्कर में पड़ लो। बहुत हमारे पास पढ़ने को है। ठीक है। रूस के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, और अच्छा विशेषज्ञ मत बनो। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिया है, इतना तुम्हें इंडिया के बारे में पता हो जाए यही बहुत है। ठीक है, इंडिया के बारे में आपसे पूछा जाता है ज्यादातर। रूस ने ये किया है, रूस ने वो, रूस बहुत कुछ कर रहा है, क्या करें हम। ठीक है, उसको उनके चक्कर में पड़ेंगे तो हम यहाँ कुछ ना कर पाएंगे। ठीक है, अपना यहाँ पे करो। यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ इंडिया के सिनारियो से, उसे समझने की कोशिश है। रूस और हमारी लड़ाई होगी तब उसके बारे में समझना। ठीक है। तो ये एक और ड्रोन है बच्चों, जिसको बहुत ही शानदार ड्रोन हमने बना लिया है, बना रहे हैं इनफैक्ट। और बहुत जल्दी ये हमारे 2028-30 तक हमारे जो है वो उसमें सेना में शामिल हो जाएगा। ठीक है, और ये है जो ड्रोन है, इसको हम लोग घातक कह रहे हैं, नाम है इसका घातक। वैसे टेक्निकली इसको स्विफ्ट के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, टेक्निकली इसे क्या बोला जा रहा है, स्विफ्ट। यानी कि इसको जो नाम दिया गया है घातक। और ये भी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से बना होगा, यानी कि इस ये भी किसी भी तरीके के रडार के सिस्टम में पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है। और इसको भारत में डिजाइन किया जा रहा है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको डिजाइन किया जा रहा है। इसकी जो पहली उड़ान थी 1 जुलाई 2022 को हुई थी। इसके अलावा 2024 में भी उड़ानें इसकी हुई हैं, और ये 2028 तक भारतीय सेना में हो सकता है शामिल कर लिया जाए। ये बहुत ही शानदार बम वर्षण ड्रोन होगा। ठीक है, एक तरीके से फिक्स विंग ड्रोन होगा, बहुत ही बेहतरीन ड्रोन होगा। नाम है इसका घातक स्विफ्ट। नोट कर लिया ये? तो ये हमारा ड्रोन है घातक, जिसे स्विफ्ट के नाम से जाना जा रहा है। तो ये भारत के को 2028 तक मिल जाएगा, और बहुत ही शानदार ड्रोन है। अभी भारत ने बच्चों भागवास्त्र बनाया है। भागवास्त्र क्या है? भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम है।
मतलब कोई छोटी मोटी मिसाइल अगर हम पर आएगी, हवा में हम पर अटैक करने के लिए आएगी, तो ये ड्रोन्स जो हैं वो जाएंगे और साथ ही साथ उस मिसाइल को जो है वो हवा में ही मारकर गिरा देंगे। ठीक है, तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया है 2025 में, जनवरी 2025 में गोपालपुर सीबार्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। तो ये छोटी मिसाइलों को हवा में ले जाकर उसको हवा में ही नष्ट कर देगा, हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो भागवास्त्र जो है भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम है। ठीक है, काउंटर ड्रोन सिस्टम है, इसके अंदर छोटी छोटी मिसाइलें लगी होंगी और जाकर ये मिसाइलों को अटैक कर देगा, या ये मिसाइलों को भी अटैक कर सकता है और साथ ही साथ अगर कोई दुश्मन का ड्रोन है आ रहा है तो ये दुश्मन के ड्रोन्स को भी हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मिसाइलों को या ड्रोन्स को हवा में ही मारकर गिराने का काम करेगा, काउंटर करने का काम करेगा भागवास्त्र। ठीक है, इससे भी नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ बिल्कुल करंट अफेयर के साथ अपडेट कर दे रहा हूं। भागवास्त्र नोट कर लीजिए इसे। जितने भी ड्रोन्स हैं वासुदेव, इनका कंट्रोल रिमोट से भी होता है और साथ ही साथ इसमें एआई सिस्टम भी होता है जो सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, यानी कि खुद स्वतः डिसीजन भी ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप उन्हें डिसीजन मतलब उन्हें गाइड करें, गाइड भी होते हैं और साथ ही साथ खुद भी जो है वो सेल्फ सस्टेन भी होते हैं, अपने खुद के पर्सनल गाइडिंग सिस्टम का भी यूज करते हैं। हो गया। गुड, चलिए। तो ये हम लोगों ने बच्चों ड्रोन्स के बारे में, हर तरीके के ड्रोन्स कैसे ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, ड्रोन किन आधार पर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम लोगों ने जाना। ठीक है, इसके अलावा किस तरह से ये चलते हैं, कैसे इनको ऊर्जा मिलती है, उस पर भी हमने देखा। इसके अलावा कामिकाजी ड्रोन्स जो आत्मघाती ड्रोन्स होते हैं उनके बारे में देखा। इसके अलावा जो करंट अफेयर में ड्रोन्स चल रहे हैं, काफी चर्चा में है, उनके बारे में देखा। तो ओवरऑल ड्रोन्स के बारे में हमने काफी जानकारी इकट्ठा कर ली। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बारे में सवाल तो बहुत कम पूछे गए हैं, कभी पूछे ही शायद ही गए हों, पिछले 10 सालों में तो नहीं पूछे गए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ये जो हमारे टैंक्स हैं बच्चों, थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में आपको होनी चाहिए। ये जो आपको सामने ये जो व्हीकल्स दिख रहे हैं, ये जो आपको वाहन दिख रहे हैं, इन्हें ही टैंक्स कहते हैं। ये किसी भी टेरेन में, किसी भी सतह पर चलने की क्षमता रखते हैं
और कहीं पर भी ये अटैक कर सकते हैं, किसी भी सतह पर, मतलब कि अगर कोई भी छोटी मोटी जो है वो ऊबड़ खाबड़ जगह है तो वहां पर भी चल लेते हैं, कीचड़ में भी चल लेते हैं, और कहीं पर भी जाकर ये दुश्मन पर अटैक कर लेते हैं। इनके अंदर ये मेन गन लगी होती है, इस ये मुख्य गन होती है जिसके अंदर से गोला निकलता है और फिर अटैक करता है। इसके अलावा छोटी गन्स भी मौजूद होती हैं, और इसको जो है दो या तीन चार लोग मिलकर जो है इसको ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा हथियार से भी ये लैस होती है। तो ये इसे कहा जाता है बच्चों, टैंक कहा जाता है। तो भारत में जो कुछ टैंक्स, जो मेन बैटल टैंक्स हैं, ठीक है, मेन बैटल टैंक्स यानी जो वाकई में लड़ाकू टैंक हैं, जो लड़ाई करने का काम करते हैं। तो मेन बैटल टैंक जो लड़ाकू टैंक हैं, जो कि भारतीय सेना में शामिल हैं, तो लड़ाकू टैंक की अगर बात की जाए, तो मेन बैटल टैंक की बात की जाए, तो हमारे पास है अर्जुन MK-1A। ये अर्जुन टैंक है, ठीक है, अर्जुन टैंक यानी कि MK-1A नाम है। 68 टन का है, और इसमें जो मेन आर्मामेंट है, मेन जो गन लगी हुई है, 120 mm की राइफल्ड गन लगी हुई है। ठीक है, तो आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना है, बस नाम याद रखिएगा कि भारत के पास कौन कौन से मेन बैटल टैंक है, MBT कहा जाता है, जो असल में लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो अर्जुन नाम का MK-1A नाम का टैंक है जो भारत के पास है, 68 टन का। इसके अलावा दूसरा जो टैंक भारत के पास है वो भीष्म है। क्या नाम है इसका? इसका नाम जो है वो भीष्म है। ठीक है, भीष्म जो है वो भारत का टैंक है, मेन बैटल टैंक है भीष्म। इसको रशिया से हम लोगों ने लिया था। ठीक है, रशिया से इसको लिया था, लिया मतलब कि इसकी लाइसेंस इसका लिया था। भारत में ही इसको बनाते हैं, लेकिन रशिया का ये टैंक है, रशिया से हमने लाइसेंस लिया था। 46 टन का है, 125 mm की स्मूथ बोरगन इसके अंदर लगी हुई है। तीसरी बात यह है, तीसरा हमारे पास है अजय T-72। इसको रशिया में T-72 के नाम से जाना जाता है था, और भारत में अजय के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये भी हमारे भारत का मेन बैटल टैंक है। रशिया से इसकी लाइसेंस को खरीदकर भारत में इसको प्रोड्यूस करते हैं। 42.5 टन का ये वेट वाला टन है, 125 mm की स्मूथ बोर गन इसके अंदर लगी हुई है। भारत ने अभी हाल फिलहाल में, अभी काफी जो है वो चर्चा में रहा है, जोरावर टैंक बनाया है। ठीक है, जोरावर टैंक, ठीक है, ये जोरावर जो टैंक बनाया गया है, इसकी खास बात यह है कि ये ऊंचे टेरेंस पर यानी कि पहाड़ियों वगैरह पर चढ़ने में चढ़ सकता है, और ये ऊंचे ऊंचाइयों पर जाकर, ऊंचाई जहां पर हमारे काफी हाई एल्टीट्यूड की बैटल फील्ड हैं, जहां पर हम ऊंचाई पर जो है वो इसको पहुंचाया जा सकता है, और ऊंचाई पर लड़ाई लड़ने में ये कैपेबल है। ठीक है, तो ये ऊंचाई पर उन्नत क्षमताओं वाला काफी हल्का जो है वो ये मेन बैटल टैंक है, जिसे भारत ने डेवलप किया है। भारत के DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और साथ ही साथ लार्सन एंड टुब्रो नाम की कंपनी, प्राइवेट कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। एक बहुत महान जो है हमारे यहाँ एक जनरल थे जिनका नाम जोरावर सिंह था, उनके नाम से इसको बनाया गया है। ठीक है, ये लाइट है सबसे बड़ी, हाँ ये भी एक अच्छी बात मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हल्का है, काफी हल्का है, तो कहीं पर भी पहुंच सकता है। ठीक है, पहुंच सकता है, और हर तरीके की के अटैक करने में कैपेबल है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लगभग इसकी है, और 25 टन का इसका मास है। ठीक है, 25 टन के भार वाला है। तो ये जोरावर टैंक है, भारत ने खुद बनाया है इसको, और अब इसके कई मतलब टेस्ट किए जा चुके हैं, और भारतीय सेना में शामिल होने को तैयार है। तो ये नोट कर लीजिए, भारत के पास कौन कौन से मेन बैटल टैंक है, मुख्य लड़ाकू टैंक। ठीक है, मेन बैटल टैंक का मतलब मुख्य लड़ाकू टैंक भारत के पास कौन कौन से हैं। नहीं, ऐसे नहीं पूछा जाएगा वासुदेव वासु, बस आपसे जनरल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज की पढ़ाई कर रहे हो ना आप, तो जनरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं।
हो गया बच्चों। नाम थोड़ा सा नोट कर लो इसके बारे में, ऐसा क्या है समीक्षा सक्सेना की सिर्फ नाम ही, नाम भी नोट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है थोड़ा बहुत तो नोट कर लो, अच्छा लगे ना, देखने में भी तो अच्छा लगे। कॉपी में लिखा हुआ है टैंक के बारे में, टैंक। ठीक है, जोरा क्या कहते हैं, T-72 अजय रशिया से लिया था, और अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा भौकाल बनता है, सामने वाले पापा के सामने कॉपी रख देना। पापा जो है थोड़ा सा कहें, अरे वाह बहुत पढ़ाई कर रही है लड़की, जो है टैंकों के बारे में जान रही है। ठीक है, यहाँ पे पता लगा हम तो लड़कियों के बारे में सोचते थे कुकर के बारे में जानती हैं, तो टैंकों के बारे में जान रही, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा सवाल इससे नहीं पूछा जाता, लेकिन जो है कम से कम कुछ चीजें भौकाल के लिए पढ़ी जाती हैं, तो भौकाल के लिए पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जितना मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया है, इतना भौकाल अगर बनाना चाहोगे तो सामने वाले पैसा भौकाल बना दोगे कि वो अगल बगल झांकेगा। नोट कर लो बच्चों। हो गया। हो गया। यस सर, मुझे बात करने में डरते हैं सिबलिंग्स। अरे वाह, अभिनय कुमार पांडे देखिए कितना भौकाल बनाए हुए हैं। लाइसेंस प्रोडक्शन, फिर से वही बात कहूंगा तो गुस्सा जाओगी। ठीक है, मैंने क्या बताया कि रशिया से खरीद कर, ठीक है, रशिया से इसका लाइसेंस खरीद कर अब भारत में बनाते हैं, समझे। खूब लोग, तुम लोग चाय पी पी के जो है क्लास देखते हो, इसीलिए समझ में कुछ नहीं आता। जोरावर के बारे में नोट कर लीजिए।
हो गया बच्चों? कोई गुस्सा मुझे करवाने के लिए करते हो क्या ऋतु कुमारी? नोट कर लिया बच्चों? तो ये टैंक्स हमारे पास हैं जोरावर। ठीक है, जोरावर। वासुदेव वासु जो है बहुत ही होशियारी भरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, इनकी होशियारी के लिए पहले तो सैल्यूट है, और फिर सैल्यूट के बाद उनको इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो वासुदेव वासु, तुम्हारे घर में मोटरसाइकिल रखी हुई है जो तुम या तुम्हारे पापा चलाते हैं, और पड़ोसी वाला जो है बिना तुमसे पूछे उठा कर लेता जाए और गर्लफ्रेंड घुमा रहा हो, तो कैसा महसूस करोगे तुम? हैं? कैसा महसूस करोगे? रास्ते में दिखे कि कोई तुम्हारा पड़ोसी एक बढ़िया सी गर्लफ्रेंड जो है पीछे बैठा के टहल रहा है, और फिर ध्यान गया बाइक पर, तो वो बाइक तुम्हारी थी, कैसा महसूस होगा? तो अब समझ लो, समझ जाओ अगर लॉजिक है। वैसे लॉजिक होता तो ये सवाल ही ना पूछते। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोई देश अपना जो है वो मेहनत करके जो है वो टैंक बना रहा है, खूब मेहनत कर कर टैंक बना रहा है, खूब बढ़िया से टैंक बना रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, उसमें अपनी पैसा खर्च कर रहा है, उस पर रिसर्च कर रहा है। ठीक है, और सब कुछ तर करके तैयार कर रहा है, और उसको जो है तुम उसका बिना लाइसेंस लिए, वो बिना लाइसेंस लिए उसके जैसा टैंक बना लोगे? चोरी कर लोगे उसकी आइडिया को, उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी टेक्नोलॉजी को? हाँ, बिना आइडिया से मतलब भैया, जब कोई टेक्नोलॉजी होती है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, भैया हम बना लें। ठीक है, तो वो कहता नहीं बना तो लो, लेकिन इतना पैसा हमको दे दो। तो फिर उसके बाद पैसा जो है देना पड़ता है, तो उसी हिसाब से हम लाइसेंस लेके बनाते हैं। हाँ, ऐसे ही खतरनाक एग्जाम्पल दोगे तभी तो समझेंगे। दिव्या पांडे कह रही हैं, रितु कुमारी कह रही हैं, इतना खतरनाक एग्जाम्पल? अरे भाई, ये खतरनाक एग्जाम, इतने खतरनाक बच्चों से खतरनाक एग्जाम्पल से ही बात करनी पड़ती है, वरना ये जिंदगी में कभी नहीं समझेंगे। मतलब ये कौन सा लॉजिक वाला सवाल है भैया? हम किसी का लाइसेंस, किसी की चीज बना रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं लाइसेंस, मतलब रशिया की चीज हम घर में देश में अपने देश में बनाएंगे तो उसे लाइसेंस लेंगे ना भैया। परमिशन, लाइसेंस का मतलब परमिशन लेना हो गया। ठीक है, दिव्या पांडे कह रही, सर आप एग्जाम्पल ऐसा देते हैं कि टॉपिक ही ना भूल पाते हैं, याद रहता है हमेशा हर टॉपिक। बिल्कुल, क्या करें? लाइसेंस के बिना क्या बताया, इससे भी खतरनाक मैं वैसे एग्जाम्पल दे सकता था, इससे भी खतरनाक एग्जाम्पल दे सकता था, लेकिन अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो, इसलिए हम अपनी भावनाओं पे मैं कंट्रोल कर जाता हूँ। चलो, अब बात करते हैं बच्चों नेवल वेसल के बारे में। नेवल वेसल का मतलब होता है हमारे जो नौसैनिक, नौसेना होती है, उसमें जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नौसैनिक, नौसेना की अगर बात की जाए बच्चों, तो नौसैनिक या नौसैनिक जो जहाज होते हैं, या नौसैनिक जो पोत होते हैं, नौसैनिक सेना जहाज होते हैं या नौसैनिक पोत होते हैं, सेना लिखो, नवल शिप हिंदी में बोलते हैं, नौसेना, नौसेना जहाज या पोत। ठीक है, नेवल वेसल्स।
या नेवल शिप्स इन्हें कहा जाता है। तो बच्चों नौसैनिक जहाज या नौ, ठीक है। तो इधर इधर देखिएगा कि नौसैनिक जहाज या नौसैनिक पोत की अगर बात की जाए, यानी पानी में चलने वाले जो जहाज होते हैं या पोत होते हैं, तो उनके बारे में नौसेना जिनका प्रयोग करती है उनके बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो बच्चों ये दो तरीके के होते हैं। एक जो है सरफेस वाटर, यानी कि पानी की सतह पर चलने वाले, पानी की सतह पर चलने वाले नौसेना, पानी की सतह पर चलने वाले नौसेना सेना जहाज या पोत, पानी की सतह पर चलने वाले। और ये पानी की जो सतह पर चलने वाले होते हैं, यानी कि जो पानी की सरफेस पर चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये पानी है हमारा और इस पर जो चल रहे होते हैं उनको कहा जाता है पानी की सतह पर चलने वाले। और दूसरे होते हैं बच्चों अंडर वाटर होते हैं, यानी कि पानी के अंदर, पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर चलने वाले। तो पानी के अंदर जो चलने वाले नौसैनिक पोत होते हैं, जहाज होते हैं, उन्हें हम लोग सबमरीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसके बारे में पहले भी आपको थोड़ा बता चुका हूं। ठीक है, ये सबमरीन्स होती हैं पानी के अंदर ही अंदर, ये चलती हैं पानी के अंदर ही अंदर, पहुंचकर कहीं पर भी हमला कर सकती हैं। तो पानी की सतह पर चलने वाले जो नौसैनिक पोत होते हैं बच्चों, उनमें से सबसे बड़ा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। क्या कहते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर। पहले थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूं, फिर आप जो है उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो एयरक्राफ्ट कैरियर बच्चों होता है पानी की सतह पर चलने वाला सबसे बड़ा पोत। ये क्या करता है, मैंने पहले बताया है कि ऐसे नौसैनिक जो जहाज होते हैं, नौसैनिक पोत होते हैं, जिन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, वहां पर जहाज उड़ान भर सकते हैं, जहाज वहां से वहां पर टेक ऑफ कर सकते हैं, वहां पर लैंड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, एक पूरे पूरे एक गांव की तरह होते हैं, एक बड़े पूरा का पूरा, जैसे लगता है कि एक पूरा का पूरा जो है वो एक जो है वो मतलब ना शहर जैसा चल रहा है। तो ये बहुत बड़े होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर कहे जाते हैं, जिन पर हवाई जहाज लैंड कर सकते हैं, हवाई जहाज उड़ान भर सकते हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर खड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। ये देखने में कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं, यहाँ पर देखिए फाइटर जेट्स जो हैं वो खड़े हैं, यहाँ पर देखिए एक फाइटर जेट उड़ान भर रहा है। तो ये सब जो है ऐसा जो एयरक्राफ्ट एक नौसैनिक पोत होता है उसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। तो पानी की सतह पर चलने वाला जो सबसे बड़ा नौसैनिक पोत, नौसेना का जहाज होता है, वो होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। दूसरे नंबर पर आता है डिस्ट्रॉयर। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, जो जिस पर मतलब हवाई जहाज जो है वो फाइटर जेट्स वगैरह उड़ान नहीं भर सकते हैं, लेकिन यह है बहुत बड़ा होता है और ये गोला बारूद बम और साथ ही साथ जो है मिसाइल्स वगैरह इससे लॉन्च की जा सकती हैं। तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रॉयर। तो जब कहीं पर भी चलता है तो ऐसे जो है वो डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो चलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं, ऐसे डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। इस तरीके से छोटे जहाज होते हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रॉयर होते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, लेकिन इस पर जो है वो लैंड नहीं कर सकता है, मतलब जहाज वगैरह लैंड नहीं कर सकते हैं। फिर आ जाता है फ्रीगेट। क्या बोलते हैं? फ्रीगेट। इससे छोटा होता है फ्रीगेट, ये भी ऐसा ही होता है, डिस्ट्रॉयर जैसा होता है, इस पर भी जहाज वगैरह लैंड नहीं कर सकते, लेकिन डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है फ्रीगेट। और फिर चौथे नंबर पर होता है बच्चों नौसैनिक जहाज, जिसे कॉर्वेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्वेट। ठीक है, तो ये भी छोटा जहाज होता है, इस पे भी जहाज वगैरह लैंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो है वो बम वगैरह जो है वो मिसाइल वगैरह और गन से हमला दुश्मन पर कर सकता है। तो पानी की सतह पर चलने वाले जो नौसैनिक जहाज हैं उनमें सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर डिस्ट्रॉयर, फिर फ्रिगेट, फिर कॉर्वेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पानी की सतह के अंदर चलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इसे बोलते हैं सबमरीन। क्या कहा जाता है? सबमरीन कहा जाता है, पनडुब्बी कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? पनडुब्बी कहते हैं। तो ये जो पनडुब्बी होती है, ठीक है, ये पनडुब्बी, सबमरीन या पनडुब्बी होती है, ये दो तरीके की होती है। एक होती है बच्चों कन्वेंशनल पावर्ड, यानी कि जो पारंपरिक ईंधन से चलती है। ठीक है, पारंपरिक
पारंपरिक ईंधन से चलने वाली, ठीक है, पारंपरिक ईंधन से चलती है, जैसे कि डीजल से चलती है, ठीक है, डीजल भर दिया जाता है तो पारंपरिक ईंधन से चलती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारंपरिक ईंधन से चलने वाली यानी डीजल से चलने वाली सबमरीन। इसकी दिक्कत ये होती है, अच्छी होती है, पानी के अंदर ही अंदर जाएगी, अटैक करेगी, लेकिन क्या होता है, इसका ईंधन जब खत्म हो जाता है तो हर 2-4 दिन पर इसको तट पर आकर अपना पेट्रोल, अपनी डीजल वगैरह भरना पड़ता है, ठीक है। एक होती है बच्चों न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, यानी कि परमाणु ईंधन से चलने वाली, परमाणु ईंधन से यानी परमाणु ईंधन से चलने वाली सबमरीन होती है। और ये जो परमाणु ईंधन से चलने वाली सबमरीन होती हैं, ये बार बार इनको इन वाली परमाणु ईंधन से चलने वाली, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर बाकायदा लगा होता है, यानी एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर इसके अंदर मौजूद होता है। और बच्चों इसकी खास बात ये होती है कि ये जो सबमरीन होती है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, इनको बार बार जो है डीजल भरने के लिए या इस तरीके के फ्यूल भरने के लिए तट पर नहीं आना पड़ता। तो मतलब इसका क्या है, मतलब ये है कि एक बार इसको डाल दिया गया पानी के अंदर तो कई कई महीने जो है ये पानी के अंदर पड़ी रहती है, और वहां पर जो है वो इसके अंदर जो है लोग नौसैनिक रहते हैं और दुश्मन के देश के ऊपर घात लगाकर बैठी रहती है, और जब भी मौका मिलता है परमाणु बम से या परमाणु मिसाइलों से हमला कर सकती है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। परमाणु मतलब जरूरी नहीं कि परमाणु मिसाइलों से हमला करे, नॉर्मल मिसाइल से भी हमला कर सकती है, लेकिन क्या है कि परमाणु ईंधन से चलती है। परमाणु ईंधन का मतलब क्या हो जाता है कि जो है इसके अंदर अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बना हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम को तोड़कर ऊर्जा पैदा की जाती है, और उस ऊर्जा से चलने का काम करती है परमाणु ईंधन से चलने वाली ये सबमरीन। तो ये नौसैनिक जहाज पोत हैं, पानी की सतह पर चलने वाले, पानी के अंदर चलने वाले। नोट कर लीजिए इसे, फिर डिटेल में बताता हूं। नोट कर लिया। चलिए अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बच्चों। तो एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसपे मैंने बताया था, फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं, फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, बहुत सारा जो है वो इक्विपमेंट से लैस होते हैं। भारत के पास भारत का बनाया हुआ
जो एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी भारत ने इसको खुद बनाया है। ठीक है, और अभी पिछले 2 साल पहले जो है इसको भारतीय सेना में शामिल किया है। तो भारत का बनाया हुआ, भारत का पहला स्वदेशी, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है बच्चों। और इसकी अगर बात की जाए तो ये 75 ये जो आईएनएस विक्रांत है इसमें 1700, ठीक है, वैसे 262 मीटर लंबा है ये, 262 मीटर, जरा सोचिए 262 मीटर लंबा है, 40,000 टन का है, 62 मीटर चौड़ा है, और साथ ही साथ 1700 सैनिक ये अपने साथ ले जा सकता है। टोटल इसके अंदर जो कमरे हैं 2300 कमरे हैं, यानी कि कंपार्टमेंट 2300 हैं। 1700 नौसैनिक इस पर रह सकते हैं। ठीक है, एक सफर में एक बार फ्यूल भर दिया जाए तो 7500 नॉटिकल माइल चल सकता है। ठीक है, 7500 नॉटिकल माइल चल सकता है। 28 नॉट की टॉप स्पीड होती है, यानी 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, लगभग 1.8 किलोमीटर होता है 1 नॉट के अंदर। ठीक है, तो 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है। नॉर्मल स्पीड में ये 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो ये आईएनएस विक्रांत है बच्चों, भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारत ने खुद बनाया है। तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों, ये भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत ने खुद बनाया है। नोट हो गया बच्चों? क्रूज स्पीड का मतलब, समीक्षा सक्सेना, मैंने बताया कि नॉर्मल जो स्पीड होती है वो होती है 33 किलोमीटर प्रति घंटे, और टॉप स्पीड यानी अपनी अधिकतम गति से जब चलता है तो ये चलता है 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ठीक है, एक बार अगर इसमें फ्यूल भर दिया जाए तो 7500 नॉटिकल माइल, यानी कि 7500 गुड़े 1.8, 7500 गुड़े 1.8 कर लोगे तो इतने किलोमीटर ये एक बार में जा सकता है। हो गया बच्चों? नहीं, इसमें नहीं आते हैं ऐसे बहुत सारे। आ, सर जहाज लैंड क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे भैया, इतना बड़ा रनवे ही नहीं होता है। ठीक है, इतना बड़ा रनवे नहीं होता है कि जहाज जो है लैंड कर वो कर दे। इस पे लैंड कर सकते हैं, इस पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं इस पर लैंड कर सकते हैं, इस पे उड़ान भी भर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा भारत के पास बच्चों इस वक्त है, भारत का नहीं है,
ये रशिया से हमने खरीदा था। इसका नाम आईएनएस विक्रमादित्य है। आईएनएस विक्रमादित्य है, इसे रशिया से हम लोगों ने खरीदा था बच्चों। 45,000 टन का भारी है ये। इसका जो भार है वो लगभग 45,000 टन का है। 284 मीटर लंबा है, 60 मीटर चौड़ा है। ठीक है। और इसके अलावा जो है 30 नॉट्स की स्पीड है। 30 नॉट्स की स्पीड है। प्रपल्शन उपल्शन मत लिखिएगा। ठीक है। और इसमें 36 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा 1600 नौसैनिक इस पर मौजूद हो सकते हैं। तो इसको हमने रशिया से खरीदा था। ठीक है, रशिया से खरीदा था और नाम इसका रखा था आईएनएस विक्रमादित्य। तो भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर दो हैं। एक भारत का खुद का बनाया हुआ है और दूसरा जो है रशिया से खरीदा हुआ है। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए बच्चों, कंपार्टमेंट का मतलब रूम होता है। कृष्ण कुमारी, जब बताया करूं तो थोड़ा सा भैया ध्यान दिया करो। सब हो गया बच्चों? नोट कर लिया बच्चों? बीम का मतलब 60 मीटर चौड़ा है। लगभग 40 30 नॉट, 30 नॉट के करीब। ठीक है, 30 नॉट से थोड़ा ज्यादा स्पीड है इसकी। ठीक है। अब जो है बात करते हैं हम लोग बच्चों डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और कॉर्वेट्स। तो ये बहुत सारे होते हैं, इनके सबके आपको नाम वगैरह नहीं याद रखने हैं। ठीक है। तो ये जो है आपको बस आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और कॉर्वेट्स कितने नंबर कैसे होते हैं। यानी कि आईएनएस मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके से छोटा होता है डिस्ट्रॉयर, फिर उससे छोटा होता है फ्रिगेट, फिर उसके बाद कॉर्वेट। जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो इसके चारों तरफ ऐसे डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स जो हैं वो एक साथ चलते हैं। ठीक है, सबके नाम नहीं याद रखने हैं। कभी आपको करंट अफेयर में कोई चर्चा में हो तो उसे देख लीजिएगा। जब आपको पता होगा
कि डिस्ट्रॉयर क्या होता है, फ्रिगेट क्या होता है, कॉर्वेट क्या होता है, तो आप समझ जाएंगे। तो अगर कोई करंट अफेयर में हो तो आप उसको देखिएगा, वरना आपको सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों सबमरीन की। तो मैंने बताया था कि सबमरीन जो है वो दो तरीके की होती हैं, एक पारंपरिक ईंधन से चलती हैं, डीजल वगैरह से चलती हैं, और एक जो चलती है न्यूक्लियर पावर से, यानी कि परमाणु ईंधन से चलती हैं। तो पारंपरिक ईंधन से चलने वाली कई सबमरीन हमारे पास हैं। पारंपरिक ईंधन से चलने वाली यानी डीजल से चलने वाली जो है वो कई तरीके की सबमरीन हमारे पास हैं। जैसे कालवरी क्लास है, कालवरी क्लास सबमरीन जो है इसके अंदर कई सबमरीन्स हैं। ठीक है, लेकिन कालवरी क्लास कहलाती है, यानी इसके अंदर हो सकता है कालवरी, आईएनएस कालवरी नाम की सबमरीन हो, और भी कई सबमरीन हो। ठीक है, लेकिन ये क्लास याद रखिएगा कि कालवरी क्लास जो सबमरीन है भारत की, ये पारंपरिक ईंधन से चलने वाली सबमरीन है। सिंधु घोष क्लास सबमरीन है, ये भी पारंपरिक ईंधन से चलती है। और साथ ही साथ शिशुमार क्लास सबमरीन है, जो भी जो एग्जैक्टली पारंपरिक ईंधन से यानी डीजल से चलती है। ये तीनों अटैक सबमरीन है, यानी हमला करती हैं, और पारंपरिक ईंधन से चलने वाली यानी कि ये लड़ाकू सबमरीन है। ठीक है, लड़ाकू सबमरीन है, और ये जो है पारंपरिक ईंधन से चलती हैं। तो तीन टाइप की भारत में पारंपरिक ईंधन से चलने वाली, डीजल से चलने वाली सबमरीन अटैक सबमरीन है, लड़ाकू सबमरीन है। कालवरी क्लास, सिंधु घोष क्लास और शिशुमार क्लास, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, बस इतना लिखिएगा, लड़ाकू सबमरीन है और साथ ही साथ पारंपरिक ईंधन से चलती हैं। लड़ाई लड़ने के लिए नेहा कुमारी चलते हैं, और क्या, दिखाने के लिए थोड़ी ना चलते हैं बच्चे। हाँ, इंग्लिश में लिख सकते हो, और जो है वो इंग्लिश में लिख सकते हो, बट इंग्लिश वर्डिंग में मत लिखना। ठीक है, जैसे शिशुमार क्लास है तो इसको शिशुमार क्लास ऐसे लिखिएगा। ठीक है, यानी देवनागरी लिपि में लिखना है आपको। ठीक है, पूरा का पूरा जो है वो इंग्लिश में मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी टर्म्स जो हैं वो हमेशा इंग्लिश में यूज करिए। डिस्ट्रॉयर है तो डिस्ट्रॉयर लिखिए, लेकिन ऐसे लिखिए। फ्रिगेट है तो फ्रिगेट लिखिए। ये अच्छा भी है ना आपके लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए बढ़िया भी है कि पता लगा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। तो यूपीएससी इसको अलाउ ही नहीं करता है, इसको प्रमोट करता है कि आप इंग्लिश वर्ड्स को, टर्म्स को लिखिए, लेकिन उसको देवनागरी लिपि में लिखिए। ठीक है, और इससे आपका भी फायदा है कि पता लगे डिस्ट्रॉय लिखने में कितने लोग स्पेलिंग गलत कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि उसको हिंदी में करके लिखिए। समझ में आ रही बात। चलिए, और इसके बाद आता है बच्चों हम लोगों की सबमरीन, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है, परमाणु ईंधन से चलती है। तो परमाणु ईंधन से चलने वाली जो सबमरीन है वो अरिहंत क्लास की सबमरीन कहलाती है। अरिहंत क्लास की सबमरीन, अरिहंत क्लास की जो सबमरीन होती है, अच्छा, ये क्लास का मतलब ये होता है बच्चों, इसको समझ लीजिएगा। अक्सर ये आप लोग क्लास व्लास सुनते रहते हैं। तो ये क्लास का मतलब ये होता है बच्चों कि मान लीजिए कि कोई भी सबमरीन है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेगा क्लास का क्या मतलब होता है। आई ये जब नेवल शिप्स के बारे में बात होती है, नौसैनिक जहाजों के बारे में बात होती है, तो हमेशा क्लास की बात होती है। तो मान लीजिए कोई जहाज है जो 40,000 टन का है। ठीक है, अब मान लीजिए उसका 40,000 टन का ये जहाज है, तो और उसका नाम है आईएनएस, उसका नाम रखा गया
आईएनएस मान लो शगुन रखा गया, आईएनएस शगुन रखा गया, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर 40,000 टन का कोई भी जहाज, पानी का जहाज भारतीय सेना में शामिल किया जाता है और उसका नाम रख दिया गया आईएनएस शगुन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए 40,000 टन का कोई दूसरा जहाज कभी भविष्य में शामिल किया गया, ठीक है, और उसका नाम है आईएनएस नेहा। क्या नाम है? आईएनएस नेहा। तो अब क्या होगा कि उस जहाज का नाम आईएनएस नेहा होगा, यानी इंडियन नेवल जो नेवल शिप होगी वो उसका नाम होगा आईएनएस नेहा, लेकिन उसको हमेशा रखा जाएगा, उसको कहा जाएगा कि वो आईएनएस शगुन, जो वो जो है शगुन क्लास की नेवल शिप है, ठीक है, वो शगुन क्लास का जो है वो नौसैनिक जहाज है। समझ में आ रही बात? मतलब जैसे यूपीएससी की ये क्लास है मेरी, और इस क्लास के अंदर सब यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, लेकिन पहला एडमिशन हो गया, किसका नाम हो गया? पहला एडमिशन हो गया मान लो कि अभिनव के नाम का, ठीक है, तो मैं कहूंगा अभिनव की क्लास, ठीक है। अब उसके अंदर नेहा भी पढ़ती हैं, उसके अंदर ऋतु भी पढ़ती हैं, उसके अंदर हर हर महादेव भी पढ़ते हैं, ठीक है, सबका अपना इंडिविजुअलिटी है, सबका इंडिविजुअल लेवल है, ठीक है, मतलब सबका नाम जो है हर हर महादेव भी होगा, ऋतु भी होगा, अभिनव भी होगा, शगुन भी होगा, लेकिन वो हमेशा, क्योंकि पहला एडमिशन इस बैच का कौन था? अभिनव थे, तो हम कहेंगे ये अभिनव की क्लास के हैं, अभिनव क्लास के हैं। तो मुझे लगता है ये जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लास का क्या मतलब होता है? क्लास का मतलब वो कैटेगरी, वो टाइप, ठीक है, वो टाइप हो जाता है। तो जो हमारे पास सबसे पहली परमाणु पनडुब्बी आई, जो परमाणु ईंधन से चलने वाली, परमाणु ईंधन से चलने वाली जो पहली पनडुब्बी हमने अपने नौसेना में शामिल की, उसका नाम था आईएनएस अरिहंत। अब ऐसी कोई और पनडुब्बी जब शामिल होगी तो वो कहलाएगी कि आईएनएस ये अरिहंत क्लास की है। तो आईएनएस अरिहंत तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो भी आगे पनडुब्बियां शामिल होंगी उसका कुछ भी नाम होगा, जो परमाणु ईंधन से चलेंगी उनका नाम तो जो होगा वो होगा, लेकिन वो कहलाएंगी अरिहंत क्लास की। तो इसी वजह से इसे अरिहंत क्लास कहा जाता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होती है, यानी ये बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल तो आप लोग समझते ही हैं, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकने में सक्षम होती हैं, पानी के अंदर से ही बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर देती हैं। आपको ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूं। तो भारत में आईएनएस अरिहंत है, जो कि परमाणु ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने वाली सबमरीन है। और अभी पिछले साल हमने शामिल किया है आईएनएस अरिघात। क्या शामिल किया है? आईएनएस अरिघात, ये पिछले साल ही शामिल की गई है, ठीक है। तो ये भारत की दूसरी पनडुब्बी है जो कि परमाणु ईंधन से चलती है। और अभी हम लोग एक और शामिल करने वाले हैं, आईएनएस अनिर्बान, ठीक है, वो भी शामिल करने वाले हैं। तो हमारे पास 3 पनडुब्बियां हो जाएंगी, ठीक है, जो कि परमाणु ईंधन से चलती हैं। परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बी का फायदा क्या होता है कि बार बार इसको ईंधन लेने के लिए तट पर नहीं आना पड़ता, कई महीने कई दिन तक ये पानी के अंदर रह सकती है और वहां पर छुप कर घात लगाकर दुश्मन पर घात लगाकर बैठ सकती है और उस पर अटैक कर सकती है। तो ये जो है बच्चों, ये जो है इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो इसे नोट कर लीजिए, अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां परमाणु ईंधन से चलती हैं। और बहुत जल्दी अरिधमान जो है वो, अरिधमान जो है वो भारतीय सेना में शामिल किया जाने वाला है, आईएनएस अरिधमान। अरिधमान बहुत जल्दी भारतीय सेना में, ये तीसरी पनडुब्बी परमाणु ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करने वाली पनडुब्बी भारत में शामिल की जाएगी। हाँ, अर्नाला क्लास की सबमरीन जो है वो की गई थी। खुशी व्यास कह रही हैं सर, अर्नाला क्लास में अभी हाल में ही एक सबमरीन को डिलीवर्ड किया है। अर्नाला क्लास जो है बच्चों सबमरीन नहीं है, ठीक है। अर्नाला क्लास जो है वो एंटी सबमरीन जो है वॉरफेयर है, ठीक है। अर्नाला का तो वो एंटी सबमरीन जो है वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि वो
सबमरीन पर हमला करके उसे नष्ट कर सकता है। तो अन्नाला क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर होता है। ठीक है, अन्नाला क्लास जो है भारत में जो किसी भी अटैक को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी भी सबमरीन अटैक को नष्ट कर किसी भी सबमरीन को नष्ट कर सकता है। करने की कोशिश करिए बबीता कुमार, समय लगेगा। मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया है। ठीक है, पहले बताया है और अभी समय लगेगा, इतने आसान नहीं है। ठीक है, इसको समय लगेगा, भी वक्त लगेगा, मेहनत करते चलिए, करते रहिए और काम होता रहेगा। 2016 में लॉन्च किया था पीयूष सिसोदिया आईएनएस अरिहंत को। 2024 में आईएनएस अरिघात लॉन्च की गई है। नोट कर लीजिए इसे। हो गया बच्चों? हाँ बिल्कुल अभिनव भाई। ठीक है, तो भारत के पास परमाणु ईंधन से चलने वाली कौन कौन सी सबमरीन है? परमाणु ईंधन से चलने वाली जो सबमरीन है वो भारत के पास दो हैं, एक और शामिल हो जाएगी। ठीक है, कैसी सबमरीन होती है? बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर सकती है और साथ ही साथ जो है वो बहुत समय तक जो है पानी के अंदर रह सकती है। इसके अंदर जो है वो अ, इसके अंदर जो रिएक्टर लगा होता है, पानी जो परमाणु रिएक्टर लगा होता है, परमाणु रिएक्टर, वो एक अलग प्रकार का परमाणु रिएक्टर लगा होता है, उसे बोलते हैं प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। क्या बोलते हैं? प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। तो इसमें जो परमाणु ईंधन से चलती है, तो इसमें जो परमाणु रिएक्टर लगा होता है उसका नाम होता है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, यानी दाबित जल रिएक्टर। दाबित जल रिएक्टर या ठीक है, दाबित जल रिएक्टर। मोहम्मद शाहीम अख्तर सर, आप गुस्सा तो करते हैं लेकिन पढ़ाते हैं जब जबरदस्त। तो शाहीम अख्तर एक बात बता दूं, ठीक है, ये बात अपनी जिंदगी में याद रखना। जो इंसान अपने काम के प्रति ईमानदार होगा और अपना पूरा दम लगा रहा होगा ना, और जब उसको उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा और उससे जो है वो किसी जगह पर जो है वो उसको ऊट पटांग बातों से चैलेंज किया जाएगा तो उसे गुस्सा आएगा। दुनिया में जो ईमानदार इंसान होगा उसे गुस्सा ज्यादा आता रहेगा, यह हमेशा देखना तुम। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि उसको लगता है मैं तो काम बहुत कोशिश कर रहा हूं, पूरा दम लगा रहा हूं, लेकिन सामने वाला जो है जब कोशिश नहीं करता या ऊट पटांग बातें करता है या उसकी चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है, तो उसे गुस्सा आता है। ये तुम अपने घर में भी देख लेना, बाहर भी देख लेना। जो मक्कार टाइप के लोग होंगे, जो मक्कारी कर रहे होंगे, जो तुम्हारे साथ जो है वो हमेशा सोचते होंगे, किसी तरह से कामचोर लोग होंगे, मक्कारी करने रहे होंगे, वो उनको थोड़ी ना गुस्सा आएगा। वो तो हमेशा जो है वो कहते हैं ना कि चाटुकारिता कर रहे होंगे, वो हमेशा जो है हमेशा किसी का जो है वो बड़ाई कर रहे होंगे, जबरदस्ती तारीफ कर रहे होंगे, जबरदस्ती सपने दिखा रहे होंगे। तो मैं तुमको यहाँ पर खड़ा होकर यही सपने दिखाऊं कि नहीं नहीं तुम घबराओ मत, तुम्हारी ऊटपटांग बातों से मैं कहूं कि नहीं नहीं घबराओ मत, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तुम बहुत जबरदस्त पढ़ रहे हो, ऊटपटांग बातें कर रहे हो, तुम छोटी सी बात भी नहीं समझ रहे हो, तुम चाय भी पीने चले जा रहे हो, तुम जो है बैठ बैठ के सो भी जा रहे हो, और जो है तुम आईएएस बन जाओगे। तो मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अभी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहूंगा, बहुत शानदार रहूंगा। बहुत सर बहुत इंकरेज करते हैं, बहुत टीचर्स की तुम लोग तारीफ करते होगे, सर बहुत इंकरेज करते हैं, सर बहुत इंकरेज करते हैं, बहुत ज्यादा इंकरेज इंकरेज नहीं कर रहे हैं बच्चों। वो असल में उनको वो समझ गए हैं तुम्हें, और वो अपनी कन्नी काटने के लिए तुम्हारी तारीफ करके निकल जाना चाहते हैं। तो वो तुम्हें समझ चुके हैं, इसलिए बहुत तुम ये मत समझो इंकरेज कर रहे हैं, वो इंकरेज नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी सच्चाई कोई नहीं बता रहा है, तुम्हारा टीचर या तुम्हारे माँ बाप नहीं बता रहे हैं, तो तुम्हारे साथ धोखा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा डांटते रहें, हमेशा जो है वो पीटते रहें। मैं कितना भी गुस्सा होता हूं लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें सारी बातें बताता हूं, एक बार नहीं 3 बार रिपीट करके बताता हूं।
तो गुस्सा करने का मतलब नहीं कि बातें वो चीजें बताई ना जाए, गुस्सा करने का मतलब तुम्हें याद दिलाया जाए कि तुम्हें अभी और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, ईमानदार लोग जो कोशिश कर रहे होंगे, जो तुम्हारा भला चाहते होंगे, वो डांटेंगे भी जरूरत आने पर, और जो मक्कारी कर रहे होंगे उनको पता है, वो पीछे जाके हंसते होंगे, अरे पागलों का क्या हो सकता है, अरे ये पागल का क्या हो सकता है, ऐसे बोलते हैं बहुत लोगों को मैंने देखा है। अरे नहीं, अरे सर इसको हटाइए, छोड़िए, ठीक है, इसकी तारीफ कर दीजिए। तो ये बात होती है, समझ में आ रही है। तो हम कोशिश यही करते हैं, ठीक है, कोशिश हमें भैया तुम्हारी सफलता से मतलब है। तुम्हें मैं डांट के पीट कर मार के अगर तुम्हें सफल बना दूं तो कल तुम आईएएस की पोस्ट पर पहुंच जाओ, मेरे डांट की वजह से पहुंच जाओ, गुस्सा हो कि मुझसे पहुंच जाओ। मैं तो कहता हूं कि मेरी एक तस्वीर ले लो, जिनको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आता हो, मेरी बातें बहुत बुरी लगती हो, तस्वीर ले लें और रोज सुबह उठकर मुझे गालियां दिया करें, ठीक है, लेकिन उसी उस बस गाली देने के बाद ये सोच लिया करें, इस इंसान को मैं दिखाऊंगा, इस इंसान को मैं आईएएस बनकर दिखाऊंगा, इस इंसान को मैं चैलेंज करता हूं, मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा, ये बहुत मेरी बेइज्जती करता है, और वो आईएएस बन जाए। तुम भाई अगर तुम आईएएस बन जाओगे, मुझे गाली दे दे के बन जाओगे, तो मैं अपने आप को सबसे खुश नसीब समझूंगा कि मैंने तुम्हें जो है वो डायरेक्ट मतलब जबरदस्ती इंकरेज करके तुम्हारे फेल्योर का कारण नहीं बना, बल्कि तुम्हें डांट डांट कर मैं तुम्हारी सक्सेस का कारण बन गया। ठीक है, तो मेरे उससे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों ये जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए वो मेरी ईमान मेरी मेरी वो मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं तुम सफल हो, इतनी मेहनत से तुम यहां पर आए हो। ठीक है, क्या क्या सपने तुम्हारे, तुम कैसे भी एडमिशन ले लिए हो, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा की कितने बड़े बड़े सपने तुमसे जुड़ गए हैं। मेरा बच्चा गवर्न वो बनेगा, जो है वो कलेक्टर बनेगा, तुम्हारा मेरा बच्चा जो है आईएएस बनेगा। अरे उनके बारे में सोचो। ठीक है, चलिए बच्चों, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, कंप्लीट कर ली। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। कल जो है मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी मोस्ट प्रॉब्ली बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जरूरी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। होप कि आज की क्लास को आपने बहुत इंजॉय किया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए, आबाद रहिए, यहां रहिए या फरुखाबाद रहिए, लेकिन खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच। नया टॉपिक हम लोग नई क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू नरगिस, थैंक यू सो मच। जरूर मिलना साक्षी, जरूर।